नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है बोल सकते हैं, चाहे आपका आने वाला पेपर 1 का एग्जाम है, चाहे आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य चयन आयोग के किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ये जितने भी एग्जाम है वहाँ पर स्पेसिफिक रूप से जो है मेंशन किया गया होता है कि नेशनल इंटरनेशनल अफेयर या करंट अफेयर जो है वो पूछा जाएगा और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं विच सिटी इज होस्ट ऑफ 38th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2025। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो 38th नंबर का सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है वो शुरू हुआ है। तो बोलते हैं कि इसको होस्ट करने वाली जो सिटी है उसका नाम क्या है। इसको होस्ट करने वाली जो सिटी है उसका नाम है फरीदाबाद सिटी। तो फरीदाबाद आपने नाम ध्यान रखना है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब फरीदाबाद जो है वो कौन से स्टेट में आता है, ये तो सिटी हो गई फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है वो हरियाणा स्टेट में जो है वो आता है। तो हरियाणा में जो है ये सूरजकुंड मेला जो है वो किया जाता है होस्ट, और हरियाणा की फरीदाबाद सिटी में जो है ये होता है। अब सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो पार्टनर कंट्रीज हैं इस बार 2025 में वो कौन कौन सी हैं। तो इसकी जो पार्टनर कंट्रीज हैं इस बार 2025 में वो है बिम्स्टेक कंट्रीज। ये जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो आती हैं। बिम्स्टेक कंट्रीज में जो है वो आपने ध्यान रखना है, एक आता है आपका, अगर आपको ट्रिक याद हो गई है, वो MBBSNIT। मैंने बताया था आपको कि प्लस 2 के बाद बच्चों को बोलते हैं कि यार या तो MBBS की तैयारी कर ले या फिर तू NIT की तैयारी कर ले, तो उस तरह से जो था वो होता था। अब MBBS से क्या बनता है, MBBS से बनता है M स्टैंड फॉर म्यांमार, B स्टैंड फॉर भूटान, और दूसरा B जो है वो बांग्लादेश के लिए, और S स्टैंड फॉर श्रीलंका, N यहाँ पर जो NIT का N है सबसे पहले ये नेपाल को स्टैंड करता है, I अपना इंडिया हो गया, और T से जो है वो यहाँ पर थाईलैंड हो गया। तो ये जो है वो कंट्रीज हैं बिम्स्टेक कंट्रीज, जो कि पार्टनर कंट्री हैं यहाँ पर बिम्स्टेक कंट्रीज, जो कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेला में जो है वो का पार्टनर कंट्रीज हैं। अगर हम बात करते हैं इसके थीम स्टेट कौन कौन से हैं, थीम स्टेट भी रखे जाते हैं। तो थीम स्टेट में जो है वो एक तो मध्य प्रदेश को रखा गया है और दूसरा जो है वो उड़ीसा को जो है वो रखा गया है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है वो थीम स्टेट हैं इसके। ये जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है ये 7 फरवरी 2025 से जो है वो 23 फरवरी 2025 तक जो है वो चलेगा। सूरजकुंड मेले का नाम सूरजकुंड मेला इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सूरजकुंड लेक एक आती है, तो सूरजकुंड लेक से ही जो था वो सूरजकुंड मेले का नाम भी जो है वो पड़ गया। फिर सूरजकुंड लेक के पास जब ये मेला होता है तो इसको सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है वो बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली बार्ट डी वीवर वॉज स्वर्न इन एज न्यू मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि हाल ही में बार्ट डी वीवर जो है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री जो है वो बनाए गए हैं। अभी हाल फिलहाल में जो है बार्ट डी वीवर को जो है वो नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो इनको जो है वो बेल्जियम का जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है। ऑप्शन ए बेल्जियम का जो है वो इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। पहले तो थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर देखेंगे, फिर मैं ऑप्शन भी क्लियर करवाऊंगा। बार्ट डी वीवर जो है वो बेल्जियम के जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनको जो शपथ दिलवाई गई है तो बेल्जियम के किंग फिलिप के द्वारा जो है वो उनको शपथ दिलवाई गई है, और 3 फरवरी 2025 की जो है ये बात है। अब बेल्जियम की ना कैपिटल एग्जाम में पूछ ली जाती है, बेल्जियम की कैपिटल कहाँ पर है। बेल्जियम की कैपिटल जो है ब्रुसेल्स में जो है वो आती है, ब्रुसेल्स में इसकी कैपिटल आती है। यहाँ पर ऑप्शन में ना इथोपिया भी दिया गया है, तो इथोपिया की कैपिटल जो है वो कहाँ पर आती है। इथोपिया की कैपिटल आपने ध्यान रखना है अदीस अबाबा में जो है वो उसकी कैपिटल आती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कहाँ पर इसकी कैपिटल आती है, अदीस अबाबा में इसकी कैपिटल जो है वो आती है। इंडोनेशिया भी इंपॉर्टेंट कंट्री है और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रिपब्लिक डे पे जो है वो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो यहाँ पर चीफ गेस्ट आए थे जिनका नाम था प्रोबोवो सुबियांतो। अब इंडोनेशिया की कैपिटल की बात कर लेते हैं कि इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो जकार्ता में स्थित है, जकार्ता इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर युगांडा दिया गया है, तो युगांडा की कैपिटल कहाँ पर है। युगांडा की कैपिटल तो पूछी भी गई है एग्जाम में, जब पहले HPSSC एग्जाम भी कंडक्ट करवाता था तो युगांडा की कैपिटल HPSSC ने बहुत बार पूछी है। युगांडा की कैपिटल कंपाला में जो है वो आती है, कंपाला युगांडा की कैपिटल, ध्यान रखें। तो ये कंट्रीज क्लियर हो गई, कैपिटल क्लियर हो गई, नए प्रधानमंत्री जो है वो बने हैं वो भी क्लियर हो गए। यहाँ से ना एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में हम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाटो का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। नाटो का हेडक्वार्टर जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो नाटो का हेडक्वार्टर आपने जो है वो ध्यान रखना है कि नाटो का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, वो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में ही जो है वो स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी फॉर हिज बुक इक होर अश्वत्थामा। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में डोगरी ये भाषा है, बोलते हैं कि इस बोली के लिए जो है वो इस बोली में किताब लिखी गई है जो एक और अश्वत्थामा, इसमें जो है वो साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है 2024 का। तो किसको नामित जो है वो किया गया है? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 का अलग अलग भाषाओं में ये दिया जाता है। तो डोगरी लैंग्वेज में ये किसको दिया गया? डोगरी लैंग्वेज में ये दिया गया चमन अरोड़ा को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चमन अरोड़ा की जो किताब है एक और अश्वत्थामा, इसके लिए जो है वो इनको अवार्ड ये मिला है। अब थोड़ी सी बात साहित्य अकेडमी अवार्ड की कर ली जाए तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो दिया किसके द्वारा जाता है और कहाँ पर ये दिया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड की स्थापना 1954 में हुई थी। तो 1954 से ये दिया जा रहा है। और अगर हम बात करें कि दिया कहाँ पर जाता है तो न्यू दिल्ली में इसको देते हैं। न्यू दिल्ली में जो हेड ऑफिस है वहाँ पर इसको देते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो इसको देती है। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो यहाँ पर नॉमिनेट करती है। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया कितनी भाषाओं में जाता है? तो ये 24 लैंग्वेजेस में जो है वो दिया जाता है। 24 लैंग्वेजेस में इसको देते हैं। अब देखो यहाँ पर ना हम डोगरी भाषा की बात कर रहे थे, डोगरी बोली की बात कर रहे थे। तो डोगरी ना 8th शेड्यूल में भी आती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि डोगरी को जो था वो 8th शेड्यूल में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो था वो ऐड किया गया था? ये पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है। तो डोगरी भाषा को जो था वो 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 की, इसके तहत जो था वो इसको ऐड किया गया था। अब डोगरी भाषा को ऐड किया गया 8th शेड्यूल में। तो 8th शेड्यूल किससे डील करता है? ये लैंग्वेजेस से डील करता है। लैंग्वेजेस से इसमें कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? इसमें 22 टोटल लैंग्वेजेस जो हैं वो आती हैं। 22 लैंग्वेजेस जो है वो 8th शेड्यूल में जो है वो मेंशन्ड है, ये इसमें जो है वो आती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं रिसेंटली सेंट्रल जू अथॉरिटी, जिसको CZA बोला गया, अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इन विच स्टेट। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा जो है वो किस राज्य में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की मंजूरी जो है वो दी गई है? अभी हाल फिलहाल में जो है वो सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा जो है वो इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर, जो सफेद टाइगर है, उसका ब्रीडिंग सेंटर जो है वो अप्रूव किया गया है। और ये मध्य प्रदेश में जो है वो अप्रूव किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको मध्य प्रदेश में जो है वो अप्रूव किया गया है। अब बात हो रही है यहाँ पर टाइगर की, व्हाइट टाइगर की बात हो रही है। तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन जानते हैं, टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए क्वेश्चन। टाइगर रिजर्व के बारे में भी जो है वो क्वेश्चन मैच करने को कई बार आ जाता है, कई बार अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर पढ़ा हो तो आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अब देखो जिम कॉर्बेट एक नेशनल पार्क भी है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी आता है। तो ये उत्तराखंड में जो है वो आता है। कॉर्बेट कहाँ पर आता है? उत्तराखंड में आता है। उसी तरह जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में जो है वो आता है, ये कर्नाटक का टाइगर रिजर्व है। कान्हा टाइगर रिजर्व आ गया, ये मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। मानस टाइगर रिजर्व आ गया, ये असम का टाइगर रिजर्व है। रणथंबोर ये पूछा गया है एग्जाम में, रणथंबोर जो है ये पूछा गया है एग्जाम में, ये टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में आता है। एक सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर आता है? सिंपलीपाल कर जो है टाइगर रिजर्व उड़ीसा में जो है वो आता है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वो वेस्ट बंगाल में आता है। बॉक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर आता है? बॉक्सा टाइगर रिजर्व ये वेस्ट बंगाल में जो है वो टाइगर रिजर्व आता है। और दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर आता है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में आता है। तो ये तो हो गया टाइगर रिजर्व के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता भी दिया आपको। अब कुछ और भी हैं, जैसे कि पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का हो गया, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक है। खजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो खजीरंगा नेशनल पार्क असम का हो गया। इस तरह के भी हैं अलग अलग। परंतु यहाँ से एक और चीज़ के बारे में मेंशन करना ज़रूरी है। एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसको नाम दिया गया था प्रोजेक्ट टाइगर कर। ये प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो ये 1973 को जो था वो लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा, ताकि जो टाइगर हैं उनको जो है वो सेव किया जा सके। टाइगर की पॉपुलेशन जो रिड्यूस हो रही थी रैपिडली, उसको जो है वो रोका जा सके और टाइगर की पॉपुलेशन में इंक्रीज किया जा सके। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब पेपर 1 में इन क्वेश्चन को लाइटली मत लेना। अगर प्रीवियस पेपर उठा कर देखेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह ये कहीं ना कहीं पर देखने को मिल जाएगा आपको। और जो इंपॉर्टेंट एक लिस्ट है टाइगर रिजर्व की कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो भी मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली इम्पोजेज बैन ऑन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसको ICC बोला गया, इसके ऊपर जो है वो अभी बैन लगाया गया है। तो बोलते हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर किसने बैन लगाया है? तो USA के द्वारा बैन लगाया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर।
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के ऊपर यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बने हैं उनके द्वारा ये बोलकर जो है वो बैन लगाया गया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है वो टारगेट कर रहा है यूएसए को, और यूएसए के साथ साथ ये इजराइल को भी जो है वो टारगेट कर रहा है, इसलिए जो है वो इसके ऊपर जो है वो बैन लगा दिया गया। अब देखो यूएसए के द्वारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के ऊपर तो बैन लगाया ही गया है, परंतु हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जो था वो पढ़ा था। इंडिया जो यूएसए है उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो खुद से अलग करते हैं। तो यूएसए ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो था वो विड्रॉ कर लिया था। अब वहां पर भी विड्रॉ करने के पीछे की कहानी क्या थी, यूएसए ने बोला कि जब कोविड-19 आया था तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अच्छे से काम नहीं किया गया था और चाइना को फेवर किया गया था उस टाइम। और यूएसए हमेशा कहता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा जो एड देते हैं वो तो हम देते हैं, मतलब यूएसए सबसे ज़्यादा एड देता है और यूएसए फेवर कर रहा है चाइना का और कंट्रीज़ का फेवर कर रहा है, फ़ायदा कोई और ले रहा है, पैसे कोई और दे रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है वो उन्होंने वहां से खुद को विड्रॉ कर लिया था। अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के ऊपर उन्होंने ये बोलकर जो है वो बैन लगा दिया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है वो उनके साथ जो है वो भेदभाव कर रहा है, उनके साथ और इजराइल के साथ भी जो है वो अलग से बर्ताव कर रहा है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2002 में जो था वो की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 2002 में ताकि जो है वो इंटरनेशनल जो केसेस कुछ एक लोगों के ऊपर चलते हैं, उन लोगों को वहाँ पर कसूरवार माना जाता है, तो उन लोगों के केस जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो है हो जाते हैं। ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना, इसकी स्थापना एक एग्रीमेंट से की गई थी जिसको रोम स्टैचू बोलते हैं। रोम स्टैचू 1998 में जो था वो साइन हुआ था। और ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसका हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के हेग में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसका हेडक्वार्टर तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, शायद हाई कोर्ट में तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक तो अपने हेडक्वार्टर ध्यान रखना है, दूसरा ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, स्थापना वगैरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, आप हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप हिमाचल के अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज चाहते हैं जहां से आपकी सभी एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी हो सके, तो नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। टेस्ट सीरीज का स्लॉट 1 अवेलेबल है और अच्छे खासे डिस्काउंट में जो है वो आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। यहाँ से आप अपनी स्टडी को अच्छी शेप दे सकते हैं और अपनी कमियों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है टेस्ट सीरीज को, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्लॉट 1 का अभी तक लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली विद विच इंस्टीट्यूशन DRDO हैज लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस संस्थान के साथ DRDO ने जो है वो रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है। सबसे बड़ी जो है वो DRDO के साथ जो है वो IIT हैदराबाद के साथ मिलकर जो है वो DRDO ने लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन जो है वो लॉन्च की है, जो कि रॉकेट कंपोनेंट को बनाने में जो है वो हेल्प करेगी। यहाँ पर DRDO और IIT हैदराबाद के द्वारा जो है इस तरह की एक लार्जेस्ट 3D प्रिंटिंग मशीन जो है वो अनवील की गई और इसको जो डेवलप किया गया है वो DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT हैदराबाद में जो था वो किया गया। अब यहाँ से ना, जैसे हम इसरो के बारे में आए दिनों क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, वैसे ही DRDO भी इम्पोर्टेंट है। DRDO की स्थापना के बारे में भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकता है कि DRDO की स्थापना कब की गई थी, या फिर कोई और क्वेश्चन इसका हेडक्वार्टर वगैरह पूछ लिया गया। तो DRDO की पहले तो फुल फॉर्म जानिए कि DRDO की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये DRDO की फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो DRDO की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना जो था वो 1958 में जो था वो की गई थी। 1958 में इसकी स्थापना भी हो गई, परंतु इसका हेडक्वार्टर भी तो इम्पोर्टेंट हो गया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपने इसका हेडक्वार्टर भी साथ में ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है आपका न्यू दिल्ली में। तो इसरो का क्वेश्चन जब एग्जाम में बन सकता है तो DRDO का क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। अब तक देखो, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने मेडिकल ऑफिसर के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिवाइज करवाए हैं। इसरो की स्थापना, स्पेस डे कब मनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे, ऐसे क्वेश्चन तो आपको अब याद हो गए होंगे और होने भी चाहिए अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं वीडियोज़ को। ये क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जीके में, नेशनल इंटरनेशनल जीके में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये बजट के कुछ क्वेश्चंस जो
प्रीवियस पैटर्न में पूछे गए थे, मैंने रिसेंट पैटर्न के साथ उनको लिंक किया है और बजट के ये क्वेश्चन जो है बनाए हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी पेपर 1 में किसी में, परंतु वो उस टाइम के बजट का पूछा गया था। हम अभी के बजट का ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। बोलते हैं विच फॉलोइंग फिस्कल डेफिसिट इज प्रोजेक्टेड इन द इंटरिम यूनियन बजट 2025 फॉर 2025-26। तो बोलते हैं 2025-26 के लिए अंतरिम जो केंद्रीय बजट है उसमें बोलते हैं 2025 में जो निम्नलिखित राजकोषीय घाटा है उसका अनुमान कितना बताया गया। अभी बजट आया 2025 का। हमने पढ़ा भी था कि निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा 8वीं बार जो है वो 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में जो है वो उनके द्वारा बजट पेश किया गया अभी। अब बोलते हैं कि यहाँ पर जो बजट आया 2025 का, इसमें जो फिस्कल डेफिसिट बताई गई है, प्रोजेक्ट की गई है फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा जो यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है वो कितना किया गया है बजट में, तो वो आपने ध्यान रखना 4.4% जो है वो किया गया है। ये अभी 2025 के बजट के अनुसार है। थोड़ा सा और डिटेल से यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो 2024-25 की है, 2024-25 की जो फिस्कल डेफिसिट है इस बार के बजट के अकॉर्डिंग वो 4.8% है और 2025-26 के लिए जो है वो कितनी टारगेटेड है, वो 4.4% है। तो ये बजट का क्वेश्चन है कि 2024-25 के लिए कितनी है, 2025-26 के लिए कितनी है। ये फिस्कल डेफिसिट के बारे में हो गया। अब यहाँ पर एक टर्म फिस्कल डेफिसिट जो है वो इस्तेमाल की गई है। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि सरकार के पास जितना, गवर्नमेंट के पास जितना रेवेन्यू आ रहा है उससे ज़्यादा तो वो खर्च कर दे रही है। मतलब डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू एंड इट्स एक्सपेंडिचर। जितना पैसा, मतलब सरकार के पास अगर 10 रुपये आ रहे हैं तो 10 से ज़्यादा तो वो खर्च कर दे रही है, 12 वो खर्च कर दे रही है। तो जो बाकी के 2% बच गए बाकी के, वो क्या आ गए, वो फिस्कल डेफिसिट में जो है वो आ गए, 2 पॉइंट बच जाते हैं 10 के बाद। तो इस तरह से ये फिस्कल डेफिसिट के अनुमान का आपको पता चला कि फिस्कल डेफिसिट होती क्या है और हमने क्वेश्चन भी क्लियर किया। आगे बोलते हैं हाउ मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ इंडिया वाज रिकॉर्डेड इन 2023-24। बोलते हैं 2023-24 में भारत के चालू खाता शेष में जो सकल घरेलू उत्पाद घाटा है वो कितना प्रतिशत जो है वो दर्ज किया गया है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 1 में, तो वो पूछा गया था 2022-23 का। 2022-23 का वो पूछा गया था, वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा, परंतु अब हम 2023-24 का यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो 2023-24 में जो बोलते हैं जीडीपी, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो जीडीपी का कितना परसेंट अनुमानित है, वो है 1.3%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जिसको CAD भी बोलते हैं, वो जो है वो 1.2% ऑफ जीडीपी जो है वो है 2024-25 के लिए अनुमानित और 1.3% है 2023-24 के लिए। तो ये क्वार्टर 2 की बात हो रही है, दोनों जगह ही Q2 मतलब क्वार्टर 2 की बात हो रही है। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि 2024-25 के लिए जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कितना है और 2024-25 से पहले 2023-24 के लिए कितना है। अब यहाँ पर दोनों सालों से कोई भी क्वेश्चन बने तो दोनों ये मेंशन किए गए थे इकोनॉमिक सर्वे में। अब जब मेंशन किए गए थे तो आपके ये दोनों ही पॉइंट गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं पनामा कैनाल कनेक्ट विच टू ओशियन। तो पनामा कैनाल बोलते हैं पनामा नहर किन 2 महानगरों को आपस में जोड़ती है। यहाँ पर महानगर नहीं होगा, यहाँ महासागर होगा, महासागर किन 2 महासागरों को आपस में ये जोड़ती है। तो पनामा कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो ये अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जो है वो आपस में जोड़ती है। अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब क्यों पनामा कैनाल का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और क्या पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए पेपर 1 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, परंतु जब HPSSC पेपर करवाता था उसने भी बहुत बार पनामा कैनाल और बाकी कुछ ऐसी स्ट्रेट्स थी हमारे पास जिनके क्वेश्चन पूछे हैं, वो हम पढ़ेंगे, रिवाइज भी करेंगे आगे अभी। परंतु पनामा कैनाल की बात हो रही है तो ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ती है। और ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि ट्रंप ने कहा कि पनामा कैनाल को जो है वो ऑपरेट करता है चाइना, ये कह दिया गया उनके द्वारा। और इस तरह से फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट यहाँ पर हो जाती है। उन्होंने पहले भी पनामा कैनाल को लेकर जो था वो किया था। इंपॉर्टेंट ट्रेड के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो अब हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है वो स्कोरिंग रहती है, 1-2 नंबर सीधे ये ठीक कर देती हैं आपका। एक
बेब एल मेंदेब करके स्ट्रेट आती है, ये रेड सी और अराबियन सी को आपस में जोड़ती है, ठीक है, या फिर इनके बीच में स्थित है। एक है फ्लोरिडा गल्फ, तो फ्लोरिडा है एक फ्लोरिडा स्ट्रेट करके, फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन के बीच में स्थित है। अगर हम कंट्री वाइज देखते हैं तो फ्लोरिडा और बहमास आइलैंड के बीच में ये है। एक जिब्राल्टर आती है, जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो आती है वो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन के बीच में आती है। कंट्रीज वाइज देखा जाए तो स्पेन और मोरक्को के बीच में ये जो है वो आती है। एक मलाका स्ट्रेट कर आती है, मलाका स्ट्रेट करके, तो ये जावा सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में आती है। अगर कंट्रीज में हम देखेंगे तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो है वो आती है, तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। और उसी तरह जो है वो एक यहाँ पर जो है सुंडा स्ट्रेट जो है वो आती है, सुंडा स्ट्रेट जो है वो जावा सी और इंडियन ओशन के बीच में आती है, ये इंडोनेशिया में जो है वो आती है। तो इस तरह से ये स्ट्रेट्स हमने जान ली। इन स्ट्रेट्स को भी ध्यान रखना, कई बार मैच करने को एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है, कई बार जो है वो ऐसे ही सीधा स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ लेता है। इन स्टेट्स के क्वेश्चन तो एचएएस के एग्जाम में भी आपने देखे होंगे, एनटी के एग्जाम में आपने देखे होंगे, तो वहाँ पर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब याद होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व इजीली आप कर देंगे, तब दिक्कत नहीं होगी कोई भी आपको, ठीक है, तो याद रखना अब इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू रिक्वेस्ट रिटायर्ड जज टू एक्ट एज एड हॉक जज। एक एड हॉक जज ये टर्म है, अगर कोई जज रिटायर हो गया है और उसको फिर से जज बनाना है, तो जब वो जज बनेगा तो उसको एड हॉक जज करके जो है टर्म दे दी गई है। बोलते हैं भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें एड हॉक जज को जो है वो बनाने का बात कही गई है। तो जो कोई भी, जैसे हिमाचल प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है। अब मान लो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है, यहाँ पर जो है वो कोई जज रिटायर हो गए हैं, तो चीफ जस्टिस जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के हैं वो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि तुम कुछ टाइम के लिए एड हॉक जज बनकर जो है वो यहाँ पर जो है वो सर्व करो जब तक पोस्ट नहीं भर जाती। तो ये मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 224A में, 224A में जो है वो मेंशन किया गया है, ठीक है। अब 224A में मेंशन किया गया है, अभी ये क्यों चर्चा में आता है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, परंतु साथ में करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनता है। पॉलिटी और करंट अफेयर का क्वेश्चन कैसे बनाइए? करंट अफेयर में जो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है वो एड हॉक जज जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। क्या प्रोसेस रहती है इसकी? तो आर्टिकल 224 जो है वो एड हॉक जज जो है वो बनाने की बात करता है। जो रिटायर्ड जज हैं उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि तुम एड हॉक जज जो है वो एक्ट करो थोड़े टाइम के लिए। तो ये जो ऑर्डर हैं ये कैसे साइन होंगे? तो पहले तो इसमें जो है वो सहमति चाहिए, कंसेंट चाहिए जो रिटायर्ड जज हैं उनकी, और प्रेसिडेंट से भी जो है वो प्रीयर कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो प्रेसिडेंट की कंसेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, प्रेसिडेंट की कंसेंट भी इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा जो है कोर्ट में रूल है, एक रूल इस तरह से है कि एडहॉक जज तभी अपॉइंट किया जाएगा किसी कोर्ट में अगर उस कोर्ट में जो है वो 20% जो है वो वैकेंसीज हैं और उनको जो है उनकी रिकमेंडेशन दी गई थी कि भरो इनको और वो भरी नहीं गई, तो तब जाकर जो है क्या होगा, एडहॉक जज अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कर सकता है। अभी तक ऐसा क्या हुआ है कभी कि एडहॉक जज बनाए गए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में 3 अलग अलग केसेस हो चुके हैं जहां पर एडहॉक जज जो था वो बनाए गए थे। एडहॉक जज बनाए गए थे आर्टिकल 224A के तहत। एक बार तो बनाए गए थे जस्टिस सूरज भानकरकर 1992 में, एक बार जस्टिस पी वेणुगोपाल 1982 में, और एक बार जस्टिस OP श्रीनिवास्तवा बनाए गए थे 2007 में। तो अभी तक 3 बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एडहॉक जज जो था वो बनाए थे, परंतु प्रोसेस है एडहॉक जज बनाने की। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात की तो ये चर्चा में आया, हमने आर्टिकल नंबर 224A जो है वो यहाँ से पढ़ लिया। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए और सीधे 2 नंबर जो है वो यहाँ से मिल भी जाएंगे। अगर तो आपने टेस्ट सीट ज्वाइन की हुई है तो आपको ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो जानने को मिलेंगे। आपको अपनी स्टडी को शेप देने में जो है काफ़ी हेल्प वहाँ से मिलेगी। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा गया है आगे। बोलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स इन 2025। तो बोलते हैं कि कौन सा शहर 2025 में 9th नंबर के एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा। कौन सी सिटी यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा शहर यहाँ पर पूछा गया है। तो सिटी का नाम आपको बताना है और ये सिटी कौन सी कंट्री में आती है ये भी बतानी है आपको। अभी ये एशियन विंटर गेम्स स्टार्ट भी हो चुकी हैं 9th नंबर की, तो जल्दी से कमेंट करके इस सिटी का नाम बता दीजिए और ये सिटी कौन सी कंट्री में आती है वो भी बता दीजिए। इससे पहले पार्ट में पहला ही क्वेश्चन हमने शेयर किया था आपके साथ ये, और उसका PDF भी मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है। ये PDF जो आज हमने डिस्कस किया वो भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।
दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you very much for watching and listening it very patiently.